अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 नाइन्थ क्लास न्यू बुक के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बुक में है, वो मैं आपको बुक से लगवा दूंगी, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको रिटन फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.1 इसमें क्या कह रहे हैं, वाई सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम। कह रहे हैं कि सॉलिड का क्यों फिक्स वॉल्यूम होता है और शेप, क्यों फिक्स वॉल्यूम और शेप होता है सॉलिड का अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। पार्टिकल थ्योरी एक्चुअली में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को ही कहा जा रहा है। वो आपसे करना क्वेश्चन ये चाह रहे हैं कि आप सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम और शेप क्यों होता है, इसका रीजन बताएंगे अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। केस ऑफ को काट दीजिए और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आंसर। इन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं सॉलिड्स के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं? क्योंकि ये देखिए सॉलिड जो है बिल्कुल पास पास होता है। हमने एक बात लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी। तो सॉलिड के अंदर आप देख सकते हैं डिस्टेंस कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, दे कीप द मॉलिक्यूल्स बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि दोस्ती अगर ज्यादा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड रहेंगे तो क्या होगा, तो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट फिक्स पोजीशन। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड रहेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन। और वो कौन सी मोशन दे रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन दे रहे होते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। दिस इज वाई इसी रीजन से दिस इज वाई इसी रीजन की वजह से द सॉलिड हैव डेफिनाइट डिफाइंड शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम। इसी रीजन की वजह से जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। क्यों फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जा ही नहीं सकते, वो वहीं पर फिक्स रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। दैट्स वाई उनकी जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। तो आपका आंसर यहाँ तक एंड हो जाता है। इन इन सॉलिड से स्टार्ट होकर डिफाइंड वॉल्यूम तक आपका 7.1 का आंसर एंड होता है। 7.2 व्हाट आर द रीजन दैट गैस हैव नेदर अ डिफाइंड फिक्स वॉल्यूम और अ फिक्स शेप। वो कह रहे हैं कि क्या रीजन है कि गैस के पास ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। इसका आंसर भी आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेज नंबर 149 पर ही मिलेगा। पेज नंबर 149 ओपन कर लीजिए बुक का। लास्ट वाली 2 लाइंस इसके लिए अंडरलाइन करेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम वन अनदर। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, हमने लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस से प्रेजेंट होते हैं। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी तो उनके दरमियान में फ्रेंडशिप भी कम होगी, और जब फ्रेंडशिप कम होगी तो वो एक दूसरे से रैंडमली मूव कर सकते हैं। जब वो एक दूसरे से रैंडमली मूव कर सकते हैं दैट मीन उनका जो मॉलिक्यूल है उनकी फिक्स शेप ही नहीं है, उनकी फिक्स बॉन्डेड ही नहीं है। दैट मीन उनकी फिक्स शेप ही नहीं होगी और ना ही उनका फिक्स वॉल्यूम होगा। ड्यू टू विच द गैस neither possess a defined volume or a defined शेप। और यही रीजन है कि गैस के मॉल के पास ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूल्स जो हैं इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, मॉलिक्यूल्स एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, तो आपस में बाउंडिंग नहीं होती उनकी। इस वजह से उनका ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। 7.3 कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब आपने सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग होती है उसको कंपेयर करना है एक दूसरे से, यानी कि कंपैरिजन करना है आपने। तो चले कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सॉलिड सॉलिड की बात करते हैं। मॉलिक्यूल की स्पेसिंग, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आस पास होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो बिल्कुल पास पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, तो दे आर वेरी क्लोज। और अगर मैं इनकी मूवमेंट की बात करूं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं। ये भी हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था। शेप एंड वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। और क्यों वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन देते हैं, इस वजह से उनका शेप और वॉल्यूम जो है आपस में फिक्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड की तरफ। स्लाइटली स्पेस, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े, सॉलिड जितने पास पास नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो
अराउंड, यानी कि वो थोड़ा स्लाइड कर सकते हैं, लीनियर भी थोड़ा सा मोशन दे सकते हैं, रोटेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, तो लिक्विड के पास वेरिएबल शेप होती है, यानी कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि अगर आप पानी को जग में डालें तो वो जग की शेप ले लेगा, अगर आप ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। दैट्स मीन उनकी शेप फिक्स नहीं होती, बट वॉल्यूम उनका फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल फार अपार्ट होते हैं, यानी कि एक यहाँ पे है तो दूसरा बहुत दूर होगा, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा दूर-दूर होते हैं, और इसकी वजह से उनकी मूवमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीली होती है। इसको हम एक और अल्फाज में हमने पढ़ा था, रैंडम होती है। इसकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन होती है, और रैंडम मोशन होने की वजह से ही इनका ना तो फिक्स शेप हो सकता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक लिक्विड का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसमें क्या के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका असर होगा अगर आप लिक्विड के टेम्परेचर को राइज करें। तो आंसर के लिए आप ओपन करें पेज नंबर 140। तो आंसर के लिए आप ओपन करें पेज नंबर 149। इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। सब्सटेंस की जगह पे आप लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब एक लिक्विड हीट होता है, ठीक है, जब एक लिक्विड हीट होता है तो उसका क्या होता है, इट्स टेम्परेचर राइज, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर राइज हुआ तो उसके टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, इट्स मोलिकुलर मोशन बिकम मोर विगस। उसके जो मोलिक्यूल्स की मोशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जब मोलिक्यूल्स की मोशन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने कुछ शॉर्टकट से याद किया था कि अगर आप किसी भी चीज को हीट करो तो क्या होगा, उसके मोशन है जो मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब मोशन किसी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है तो क्या चीज इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज की इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, राइज हो गया है। ओके, तो इसका आंसर आपका यहाँ तक ऑफ दी मॉलिक्यूल्स तक बनेगा, वेन से लेकर। 7.5, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर की डेफिनेशन बेसिकली पूछी गई है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके लिए आप ओपन करें पेज नंबर 150 एंड 151। पेज नंबर 150 पहले ओपन कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर दो डेफिनेशन लिखी है टेम्परेचर की, आप दोनों लिखेंगे वो दोनों बेटर है। पेज नंबर 150 पहले ओपन करें। टेम्परेचर की डेफिनेशन लीजिए, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी कि टेम्परेचर असल में क्या होता है, किसी भी बॉडी का कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है, ये कितनी वो गर्म है, ये कितनी वो ठंडी है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट ओपन करें पेज नंबर 151। टेम्परेचर यहाँ पे भी एक डेफिनेशन दी हुई है, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज। अब टेम्परेचर एक को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, हमने चैप्टर नंबर 1 में रीड किया इसे। फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी को कहते हैं जिसे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें। तो वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी है यानी कि हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है, देखें, एक बॉडी का टेम्परेचर हॉट है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड है। अब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तभी तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी ना। तो हमें अगर, तो मैं यहाँ पे बताऊं, अगर इस तरफ हॉट है और दूसरी तरफ कोल्ड है तो हम क्या करते हैं, हॉट से कोल्ड जाती है बॉडी, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी को भी बताता है कि किस तरफ एनर्जी जाएगी। अब यहाँ पे देखो, हॉट से कोल्ड यानी कि एनर्जी जा रही है कुछ इस तरफ से, इस हॉट से कोल्ड जा रही है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे एनर्जी जा रही है हॉट से कोल्ड, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है, असल में टेम्परेचर बता रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है कि आप हीट ने किस जगह से किस तरफ मुंतकिल होना है। 7.6, डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट। डिफाइन हीट को वो कह रहे हैं, हीट को डिफाइन करें एनर्जी इन ट्रांजिट के सूरत में। डेफिनेशन ही है उसकी, डेफिनेशन के लिए आप ओपन कर लें पेज नंबर 151। क्वेश्चन में उन्होंने एनर्जी इन ट्रांजिट पूछा है। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब है वो वाली एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके, ठीक है। आपने ऊपर भी ये देखा था कि एनर्जी जो है हॉट से कोल्ड ट्रांसफर हो रही थी, तो असल में वो हीट ही होती है। हम रीड करते हैं हीट की डेफिनेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक। हीट इज द एनर्जी, हीट एक ऐसी एनर्जी का नाम है विच इज ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर होती है
फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। अब ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि एनर्जी एक हीट जो एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है। कब ट्रांसफर होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। अब क्यों ट्रांसफर हो रही है वो? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज। अगर बॉडीज के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस है तब ही हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी भी कोल्ड है और ये बॉडी भी कोल्ड है तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि एक बॉडी हॉट है और दूसरी बॉडी कोल्ड है तो अब एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यस, क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है। हमने यही डेफिनेशन में पढ़ा, जब डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा तब ही हीट ट्रांसफर करेगी। अब ये कहां से कहां ट्रांसफर करेगी? हमेशा हॉट से कोल्ड ट्रांसफर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.7. What is meant by thermometric property of a substance? Thermometric property of a substance की definition बतानी है आपने। Describe some thermometric properties, और उसके बाद आपने कुछ thermometric properties भी बतानी है। ठीक है, पहले आपने उसकी definition बता देनी है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी बतानी है। उसके लिए आप ओपन करेंगे पेज नंबर 152। पेज नंबर 152 पे आपको बेसिक थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज तो नजर आ रही है, बट आपको थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन नजर नहीं आ रही। तो उसके लिए हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखें, thermometric properties of a substance is the characteristics of substance that change with temperature। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद उन्होंने कहा है आपको क्वेश्चन में कि आपने कुछ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज लिखनी है साथ में, तो आप इनमें से कुछ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगी 4 to 5 आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज विजिबल, जो आपका थर्मामेट्रिक लिक्विड है वो विजिबल होना चाहिए। इट डज नॉट वेट ग्लास, वो जो है ग्लास को वेट ना करे। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। इट डज नॉट वेपोराइज, वो भाप बन के उड़ भी ना जाए। इट डज नॉट वेपोराइज, वो वेपोराइज भी ना हो। इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। इनमें से कुछ आप 4 to 5 आप कर सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। 7.8, डिस्क्राइब द मेन स्केल्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने जो मेन स्केल है टेम्परेचर के थर्मामीटर के ऊपर, उनको आपने डिस्क्राइब करना है कि वो कौन कौन से हैं एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। और उसके बाद आपने उन तीनों का कंपैरिजन भी करना है, यानी कि बताना है वो तीनों के तीनों आपस में कैसे मिलते हैं एक दूसरे। तो मेन स्केल्स कितने हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड है केल्विन स्केल। अब ये तीनों आपस में मिलते कैसे कैसे हैं, कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। आल्सो कॉल्ड, यानी कि सेल्सियस स्केल को हम और क्या कह सकते हैं? सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल कह सकते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल का दूसरा कोई नाम नहीं है। और केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कह सकते हैं। अब सेल्सियस स्केल यूज कहाँ कहाँ होता है? डेली रूटीन में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। डेली रूटीन में हम फ़ारेनहाइट स्केल को भी यूज कर रहे होते हैं, बट यूएसए में ये ज्यादा यूज होता है। और केल्विन स्केल को हम बेसिकली कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं? साइंटिफिक मेजरमेंट्स के अंदर। अब जो होता है थर्मामीटर, जो हमारे पास स्केल होता है थर्मामीटर के अंदर, उसकी दो स्केल्स होते हैं। एक लोअर 6 पॉइंट्स होता है, उसके दो 6 पॉइंट्स होते हैं, एक लोअर और एक अपर। लोअर 6 पॉइंट की बात करते हैं। लोअर 6 पॉइंट जो सेल्सियस का है वो कितना है? 0 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का है 32 फ़ारेनहाइट। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखने। केल्विन स्केल का कितना है? 273 केल्विन। जो अब लोअर 6 पॉइंट होता है वो असल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जो साथ में ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है अपर 6 पॉइंट। अपर 6 पॉइंट एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, केल्विन स्केल के अंदर, सेल्सियस स्केल के अंदर हो। अब अपर 6 पॉइंट क्या है? 100 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के अंदर क्या है? 212 फ़ारेनहाइट। एंड केल्विन स्केल के अंदर है 373 केल्विन। डिफरेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट। अब ये दो फिक्स पॉइंट हैं, लोअर 6 पॉइंट और अपर 6 पॉइंट। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है वो आपको बताएंगे। अब अगर मैं सेल्सियस स्केल के अंदर देखूं, पहला है 0 और दूसरा है हमारे पास 100, तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या हुआ? हमारे पास 100 का हुआ। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर लोअर 6 पॉइंट है 32 और अपर 6 पॉइंट है 212। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या हुआ? 180। इसी तरीके से केल्विन स्केल में चलते हैं। 273 लोअर 6 पॉइंट है और अपर 6 पॉइंट है उसका 373। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे हम, वो हमारे पास कितना आएगा? 100 डिवीजन्स का। नेक्स्ट है साइज ऑफ 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कितना होता है इसका 1 यूनिट 1 सेल्सियस के अकॉर्डिंग ही होता है, वही 1 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फ़ारेनहाइट का 1 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन का भी 1 केल्विन होता है। एक बात यहाँ पे लिखी हुई है
कि 1 केल्विन सेम एज 1 सेल्सियस। अब 1 केल्विन का 1 सेल्सियस से सेम कैसे होता है? देखें, इसकी भी 100 डिवीजन है और इसकी भी 100 डिवीजन है। और बात यहाँ पे ये भी की है स्मॉल 1 फ़ारेनहाइट इज स्मॉलर देन 1 सेल्सियस। अब 1 फ़ारेनहाइट 1 सेल्सियस से छोटा क्यों है? क्योंकि देखिए, एक चीज के अगर 100 पीसेस करें और एक चीज के अगर 180 पीसेस करें, अगर किसी चीज के 180 पीसेस करेंगे तो हमारे पास छोटी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से 1 फ़ारेनहाइट में वो यही कह रहे हैं कि 1 फ़ारेनहाइट में छोटी वैल्यू आएगी एज कम्पेयर टू दिस 1 सेल्सियस से। अब सिंबल कौन कौन सा यूज होता है? इसके अंदर सेंटीग्रेड सी और ऊपर डिग्री का साइन होता है, और फ़ारेनहाइट में भी ऊपर एफ और डिग्री का साइन होता है। तो आपने केल्विन के अंदर याद रखना है कि कोई भी डिग्री का साइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.9, व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर। ये बता रहे हैं आपको सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर क्या होती है। आपने ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मामीटर के अंदर पढ़ा है, पेज नंबर 155 ओपन कर ले। सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर, सेंसिटिविटी ऑफ ए थर्मामीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज। सेंसिटिविटी क्या होती है कि कोई भी थर्मामीटर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो छोटे से छोटे चेंज को भी डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो चीज जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल भी आप साथ ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम डिवीजन ऑफ ए स्केल ऑफ थर्मामीटर इज 1 सेल्सियस। अगर एक थर्मामीटर है उसकी जो स्केल के ऊपर डिवीजन है वो 1 सेल्सियस की है, और जो दूसरा स्केल है, एक और स्केल है, उसके ऊपर डिवीजन है 0.1 स्केल 0.1 सेल्सियस की। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए और पूछा जाए कि आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। अब देखिए, 1 सेल्सियस वाला जो है 1 और आगे इसके 2 होगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है। बट यहाँ पर 0.1 पहले 1 होगा, फिर उसके बाद 0.1 होगा, फिर आगे 0.2 होगा, ऐसे ही सो ऑन 0.3 एंड देन जाके 2 आएगा। यानी कि 1 से 2 के दरमियान में बहुत सारी डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि 1 सेल्सियस आपने बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन दोनों स्केल्स में से कौन सा वाला मेजर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे दोनों मेजर कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। बट अगर मैं पूछूं 0.1, यानी कि अब मैंने 1 से कम कर दिया वैल्यू, 0.1 कौन सा वाला मेजर कर सकता है, तो आप कहेंगे ये तो मेजर नहीं कर सकता क्योंकि दरमियान में तो लाइन ही नहीं है। तो ये वाला मेजर कर सकता है, यानी कि छोटे से छोटा चेंज कौन सा वाला थर्मामीटर मेजर कर सकता है जिसकी जो स्केल की रीडिंग है वो कम से कम हो। इट measure will be more precise than the measurement by thermometer with the accuracy of 1 सेल्सियस। इसका मतलब है 1 सेल्सियस से ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है? 0.1 वाला ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि 0.1 वाला जो थर्मामीटर है वो 0.1 के चेंज को भी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन जो 1 सेल्सियस वाला है वो 0.1 के चेंज को डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा। तो इसके अंदर आप इस पूरा पैराग्राफ को लिखेंगे। 7.10, व्हाट डू यू मीन बाय लिनियरिटी ऑफ ए थर्मामीटर। लिनियरिटी को आपने बताना है कि करेक्टरिस्टिक्स है ये भी थर्मामीटर का। लिनियरिटी को आपने बताना है कि लिनियरिटी असल में होती क्या है। तो आंसर के लिए आप ओपन कर लें पेज नंबर 156। लिनियरिटी, लिनियरिटी रेफर्स टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग अक्रॉस एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। तो ये कह रहे हैं कि लिनियरिटी का मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो उतनी ही स्केल की रीडिंग इंक्रीज हो। ठीक है, थर्मामीटर के पास स्केल्स होते हैं, स्केल रीडिंग बनी होती है, जितना टेम्परेचर हम राइज करें उतना ही मरकरी आगे जाए और उतना ही स्केल की रीडिंग इंक्रीज होती जाए। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ये लिनियरिटी होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। उसके साथ हम आगे कुछ लाइंस कर लेते हैं। हाई लिनियरिटी मीन्स मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल स्केल। अगर कोई चीज, अगर कोई थर्मामीटर बहुत ज्यादा लीनियर है, यानी कि बहुत दूर तक लीनियर उसकी वैल्यूज जा रही हैं, टी एंड स्केल की रीडिंग लिख लेते हैं। अगर बहुत दूर तक उसकी वैल्यूज जो है लीनियर जा रही हैं ओवर द एंटायर रेंज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट, तो हम वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास थर्मामीटर है वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है लिनियरिटी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और साथ में एक लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ले। 7.11, व्हाट मेक द स्केल रीडिंग ऑफ ए थर्मामीटर एक्यूरेट। अब वो कह रहे हैं कि स्केल रीडिंग है थर्मामीटर की, उसको एक्यूरेट बनाता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो एक स्केल रीडिंग ऑफ थर्मामीटर को एक्यूरेट बनाती। तो इसके आंसर को देखते हैं। एन एक्यूरेट थर्मामीटर रीडिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल की फैक्टर। एक एक्यूरेट रीडिंग अगर हमें चाहिए थर्मामीटर के लिए तो वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दी हैं, सेंसिटिविटी के ऊपर, लीनियरिटी के ऊपर, प्रॉपर कैलिब्रेशन के ऊपर और गुड थर्मल कंटेक्ट के ऊपर। अब इसको प्रॉपर रीड कर लेते हैं हम। द थर्मामीटर सेंसर मस्ट बी सेंसिटिव। वो कह रहे हैं जो थर्मामीटर का सेंसर है वो सेंसिटिव होना चाहिए। क्यों सेंसिटिव होना चाहिए? ताकि वो स्मॉल से स्मॉल चेंज को भी डिटेक्ट कर ले। नंबर 2, लीनियरिटी के अंदर वो लीनियर होना चाहिए। द स्केल शुड बी लीनियर। जो स्केल है वो लीनियर होना चाहिए, यानी कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उतनी ही स्केल की रीडिंग हो।
means equal temperature change cause equal scale interval. Number 3, it must be properly calibrated using known temperature point. ये जो हमारे पास थर्मामीटर है वो properly calibrated है, यानी कि उसका upper fix point है, lower fix point, उसकी proper deviations वगैरह properly calibrated हो. Number 4, the thermometer must have good thermal contact with the object being measured. अगर आपने किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको प्रॉपरली कांटेक्ट करें, यानी कि आपने अगर अपना टेम्परेचर भी मेजर करना है तो आपने थर्मामीटर को प्रॉपरली अपने बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखना है ताकि हीट जो कंडक्ट हो हमारे थर्मामीटर के अंदर और वो डिटेक्ट कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.12. what does determine the direction of flow of heat? direction of flow of heat को क्या चीज डिटरमाइन करती है? इसका आंसर आपका एनर्जी इन ट्रांजिट वाला ये 7.6 वाला सेम है 7.6. इसका आंसर है हीट एनर्जी की एक्चुअली में डेफिनेशन है ये. नेक्स्ट चलते हैं 7.13 के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी. वो कह रहे हैं हीट और इंटरनल एनर्जी के अंदर डिफरेंस बताएं. हीट एंड इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस देख लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह में. लेकिन क्यों ट्रांसफर हो रही होती है हीट? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है. और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम. एक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी असल में प्लस होता है काइनेटिक एनर्जी का प्लस और पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों एनर्जी को अगर प्लस किया जाए तो हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है? इंटरनल एनर्जी आती है. टाइप ऑफ एनर्जी, अब ये किस टाइप की एनर्जी है? हीट. एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन ट्रांसफर, यानी कि हीट जो है वो वाली एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होती है. ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी बात करी ट्रांसफर. बट इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी हमेशा स्टोर होती है बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर हमेशा स्टोर होती है. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो प्लस करके हम इंटरनल एनर्जी बनाते हैं वो हमेशा स्टोर हुई होती है बॉडी के अंदर, यानी कि सिस्टम के अंदर. डिपेंड्स ऑन, अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पास हीट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इट फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. ये जो हीट है हमारे पास ये डिपेंड कर रही होती है कि कौन सी बॉडी का क्या टेम्परेचर, कौन सी बॉडी का क्या टेम्परेचर. अगर हीट दिस वन हॉट है और ये कोल्ड है तो बॉडी हमेशा इस तरफ जाएगी, यानी कि एक बॉडी का दोनों बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर हीट डिपेंड कर रही होती है. बट इंटरनल एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड स्टेट ऑफ मैटर पर. स्टेट ऑफ मैटर मीन लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सॉलिड. इन चीजों के ऊपर भी इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है. नेक्स्ट आ जाता है सिंबल के ऊपर. जो हीट का सिंबल है वो हम क्यू लिखते हैं और इंटरनल एनर्जी के लिए हम कभी कभी यू भी इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली हम यू इस्तेमाल करते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए, लेकिन कभी कभी ई और नीचे इंटरनल एनर्जी भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट कॉफी टू योर हैंड. अगर अपने हाथ में कॉफी पकड़ी हुई है, कॉफी का मग पकड़ा हुआ है, हॉट है, तो आप जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से यानी कि कॉफी के मग से आपके हाथ की तरफ जाएगी, क्योंकि एज कंपेयर टू हॉट कॉफी मग आपका हाथ जो है उस वक्त ठंडा होगा. नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉफी मॉलिक्यूल्स. जो कॉफी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो गर्म हुए हुए हैं, उनके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी उनके पास, वो जो है वो क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.14. व्हेन यू टच ए हॉट सरफेस, जब आप किसी भी ठंडी सरफेस को टच करें, ठीक है, आपने किसी भी ठंडी सरफेस को अगर टच किया, डज कोल्ड ट्रेवल टू योर हैंड, क्या ठंडी चीज आपके हाथ की तरफ ट्रांसफर करेगी? और डज एनर्जी फ्रॉम योर हैंड टू द सरफेस, तो क्या कोल्ड से आपके हाथ की तरफ एनर्जी जाएगी या आपके हाथ से सरफेस की तरफ एनर्जी जाएगी? सबसे पहले तो आपने देख लेना है, आपको ये बात पता होगी कि एनर्जी हमेशा हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर करती है. तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ठंडी चीज से आपके हाथ की तरफ एनर्जी जाएगी. ठीक है, एनर्जी हमेशा कहां से कहां तक जाती है? हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है. अगर मैं बात करूं आपके हाथ की, तो आपका हाथ उस वक्त थोड़ा सा गर्म हो गया एज कम्पेयर टू कोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर की तरफ चलते हैं. एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम योर हैंड टू कोल्ड सरफेस. क्यों? क्योंकि आपके हार्ट का टेम्परेचर क्या होगा? हॉट होगा, और कोल्ड टेम्परेचर और कोल्ड सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड होगा, यानी कि कम होगा. तो एनर्जी हमेशा को हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही होगी.
रीजन देखते हैं। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए वार्मर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड वन। हीट जो है हमेशा किसकी तरफ ट्रांसफर करती है, वार्म ऑब्जेक्ट से लेकर कोल्ड वन की तरफ ट्रांसफर करती है। योर हैंड इज वार्मर देन कोल्ड सरफेस। अगर हम कोल्ड सरफेस की और आपके हाथ का मुवाजना करें तो जो आपका हाथ है वो ज्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड सरफेस। इसका मतलब है हमारी दोनों चीजों में से क्या चीज गर्म है, हाथ गर्म है, तो एनर्जी हमेशा हाथ से कोल्ड सरफेस पे जाएगी। सो थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम योर हैंड टू द सरफेस। इसी वजह से जो आपके हाथ से हीट है, थर्मल एनर्जी है, वो आपके हाथ से किस तरफ जाती है, कोल्ड सरफेस की तरफ जाती है। दैट्स वाई योर हैंड फील कोल्ड। इसी वजह से आपका जो हैंड है वो ठंडा महसूस करता है। क्यों ठंडा महसूस करता है? ऐसे बात बिल्कुल नहीं है कि कोल्ड सरफेस से आपके हाथ की तरफ एनर्जी आ रही, इस वजह से आप ठंडा महसूस करें। एक्चुअली में आपकी बॉडी से, आपकी हॉट हीट से, आपकी हॉट हैंड से एनर्जी जो है किसकी तरफ जा रही है, कोल्ड सरफेस की तरफ जा रही है। यानी कि आपका हाथ जो है हीट एनर्जी को लूज कर रहा है, इस वजह से आपका हाथ जो है उस वक्त ठंडा फील होता है। लास्ट क्वेश्चन है 7.15। कैन यू फील योर फीवर बाय टचिंग योर ओन फोरहेड। क्या आप अपने अगर आपको बुखार है, अब इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं अगर तो आपको बुखार है, आपने बुखार चेक करना है, क्या आप अपने ही हाथ से अपने माथे पे अपना हाथ रखकर अपना बुखार चेक कर सकते हैं? तो आंसर इसका नोट एक्यूरेटली। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अपना ही हाथ अपने फोरहेड पर रखें और देखें भाई हमें बुखार है या नहीं। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हम नहीं कर सकते? योर हैंड, क्योंकि आपका हाथ भी तो आपके जिस्म का हिस्सा है ना। अगर आपका पूरा जिस्म गर्म है तो आपका हाथ भी तो उतना ही गर्म होगा। तो इसका मतलब है आपके हाथ के टेम्परेचर में और आपके फोरहेड के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका फोरहेड गर्म है या नहीं गर्म? योर हैंड एंड फोरहेड आर एट नियरली द सेम टेम्परेचर। आपका हाथ और आपका फोरहेड जो है नियरली सेम टेम्परेचर पे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फीवर। जब आप फीवर में हो तो आपका हाथ और आपका फोरहेड दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे होते हैं। तो हम रखकर अपना हाथ ही अपने फोरहेड पे रख के ये बात बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हमारा फोरहेड गर्म है। सिंस बोथ आर वार्म, जिसकी वजह से बोथ दोनों के दोनों जो होते हैं गर्म होते हैं। देर इज नोट नोटिसबल टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस हमें महसूस नहीं होता। सो यू कैन नॉट रिलायबली डिटेक्ट आ फीवर दिस वे। तो आप इस तरीके से फीवर को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके अलावा आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बेटर मेथड क्या है? हम थर्मामीटर यूज करते हैं। समवन एल्स टचिंग योर फोरहेड, या तो कोई और आपका फोरहेड टच करे। क्योंकि देखें आप ज्यादा गर्म है, दूसरे बंदे को बुखार नहीं होगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा आपसे। अगर वो आपके फोरहेड पे हाथ रखेगा तो उसको डिटेक्ट हो जाएगा कि आपका फोरहेड थोड़ा सा गर्म है। तो ये भी हो सकता है। और यूजिंग थर्मामीटर, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना है अपना फीवर तो आप थर्मामीटर को यूज करें।